नमस्कार। आज की क्लास भारतीय राज्य व्यवस्था में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे जुड़ रहा हूं। आज की क्लास में हम भारत के संविधान के पहले भाग के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। भाग एक संविधान का वो भाग है जो देश के विषय में जानकारी देता है या राज्य के विषय में जानकारी देता है। इस भाग का जो नाम है वो रखा गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए, भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ का मतलब है इस देश के बारे में और उसकी सीमाएं, यानी टेरिटरी का मतलब है उसकी सीमाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इस बात की जानकारी भाग एक में दी गई है। तो पहला हमारा टॉपिक ये है। फिर ये संविधान के भाग एक में है, पार्ट वन में है। अनुच्छेद आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक हमें इस पार्ट के बारे में जानकारी मिलती है, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4। संविधान का भाग एक अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक राज्य के विषय में जानकारी देता है। इस टॉपिक का नाम, इस भाग का नाम रखा गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब देखिए, यहां पर जो चीजें बताई जा रही हैं इनके विषय में हम विस्तार से जानकारी देंगे आपको। एक एक बिंदु पर हम अच्छे से डिस्कस करते चलते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आर्टिकल 1 की बात कर लेते हैं हम। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1। देखिए, अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 क्या बताता है। अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 सबसे पहले बताता है राज्य का नाम। अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल बताएगा राज्य का नाम, नेम ऑफ द स्टेट, और उसका राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी के विषय में जानकारी ये देता है। तो आर्टिकल 1 नाम बताता है, क्या नाम है इस देश का जिसके लिए ये संविधान लिखा गया। अब देखिए, यहां पर अनुच्छेद 1 का आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 इस बात को बताता है। यहां पर दो नाम आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अब हमारे संविधान में भारत के लिए दो चीजें कही गई थी। जब संविधान सभा 1946 में बनी और संविधान का निर्माण उस सभा में हो रहा है, उस दौरान क्या किया गया, उस दौरान दो वर्ग बैठे हुए हैं उस संविधान सभा में। एक वो वर्ग जो ये चाहता है कि अब इस देश का नाम वही होना चाहिए जिसे ब्रिटिश के द्वारा दिया गया है या जिस नाम से इसे ब्रिटिश बुलाते हैं, और वो नाम क्या है, वो नाम है इंडिया। दूसरा वो वर्ग बैठा हुआ है सभा में जो ये चाहता है कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं तो हम इसका पुराना नाम इसे देंगे जो नाम कई वर्षों से चला आ रहा है, और वो नाम है इसका भारत।
तो दोनों के बीच में एक बहुत लंबी बहस चली और उसके बाद संविधान सभा ने यह फैसला लिया कि इस देश के दोनों नाम होंगे, एक इंडिया और एक भारत। अंग्रेजी में इसके लिए इंडिया कहा जाएगा और हिंदी में इसको हम भारत के नाम से जानेंगे। अब देखिए, इस देश के कई नाम हैं। अगर हम नामों पे चर्चा करें तो थोड़ा सा देखें, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, विभिन्न नामों से इसे बुलाया जाता है। लेकिन ऑफिशियली बात करें, ऑफिशियली इसके दो ही नाम हैं, एक है इंडिया, एक है भारत। और इन दोनों नामों की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत किया गया है। तो क्या कहता है अनुच्छेद 1? अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1, क्लॉज 1 सीधा सीधा कहता है इंडिया और भारत के विषय में जानकर कहता है भारत अर्थात इंडिया। क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया। यानी देखो, दो नाम आ गए, एक भारत भी आ गया और एक इंडिया। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ होगा। या यहां पर हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर बताया गया है कि ये देश के नाम कैसे हैं, कौन है और ये देश है कैसा। नाम बताया गया है इंडिया, दैट इज भारत, या यूनियन ऑफ द स्टेट यानी राज्यों का संघ है। इतनी बात समझ में? अब देखिए, जैसे ही पता चला कि भाई हमारे दो नाम होंगे, एक नाम ये रखा गया है भारत और एक नाम ये है इंडिया, और एक शब्द आया है यूनियन। अब देखिए, बात है जैसे अभी वर्तमान में हम बात करें कि ये काफी कंट्रोवर्सी में रहा है, विवादास्पद रहा है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जब G20 की समिट बुलाई गई थी, जब उसने होस्ट की थी, अध्यक्षता की थी अभी पिछले दिनों, तब भारत के महामहिम राष्ट्रपति की ओर से जो इनविटेशन लेटर जारी किए गए थे दूसरे राज्यों के अध्यक्षों को, उसमें लिखा गया था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। वहां पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, एक ही नाम का इस्तेमाल किया गया। तो लोगों ने ये विवाद, समाज में विवाद आ गया कि भारत सरकार हो सकता है नाम परिवर्तित करके इस नाम को छोड़ के केवल ऐसा नाम रखे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। भारत सरकार दोनों में से किसी भी नाम को प्रयोग कर सकती है, और हम भी जनरली देखते हैं कि हिंदी में ज्यादातर भारत सरकार भारत के नाम से जानती है और इंग्लिश में इंडिया नाम से प्रयोग किया जाता है। तो दो नाम हो गए, इंडिया दैट इज भारत, दोनों का मतलब एक ही है। यानी ये आर्टिकल 1 ये कह रहा है इंडिया अर्थात भारत अर्थात इंडिया, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है, साफ साफ उसने डिक्लेयर कर दिया है, चाहे भारत कहिए चाहे इंडिया कहिए, इसका मतलब यही देश है और कोई नहीं है। ठीक है? अब देखिए, नाम हो गया, फिर कहा राज्यों का संघ है। कैसा है भारत? इन्होंने कहा राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट है। क्यों? अब यूनियन का मतलब क्या है, क्यों यूनियन रखा गया यहां पर? अब देखिए, यूनियन का मतलब क्या है यहां पे, नाम आपने समझ लिया। अब बच्चा एक चीज और समझो, राज्यों का संघ होगा, यह बात कही गई है। अब देखिए, राज्यों का संघ होगा तो इसका मतलब फिर क्या है? संघ, यूनियन, क्या मतलब है यूनियन शब्द का? अगर हम बात करें यूनियन या संघ शब्द की चर्चा करें, तो इस शब्द को समझने के लिए हम थोड़ा सा देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, राज्य का स्ट्रक्चर, ढांचा कैसा होता है। तो कई ढांचों का प्रयोग किया जाता है, उसमें आपको ज्यादातर राज्यों में यह ढांचा देखने को मिलता है फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था।
फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था, या इसे फेडरेशन भी कह देते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इस सिस्टम में होता क्या है कि राज्य और केंद्र, इन दोनों के मध्य क्या होता है, समझौता होता है। समझौता क्या होता है, समझौते की अगर बात करें तो राज्य आपस में मिलेंगे, कई राज्य आपस में मिल जाएंगे और मिलकर एक केंद्र का निर्माण करते हैं। ऐसी व्यवस्था को संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि अमेरिका, कहने का मतलब है कि राज्य आपस में मिल जाएंगे, छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर समझौते के अंतर्गत एक झंडे के तले, एक निशान के तले एक राज्य का निर्माण करेंगे और उसका केंद्र एक ही होगा। ये दोनों के बीच समझौता होता है, यानी राज्य और केंद्र के बीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, अगर हम बात करें इस व्यवस्था के एग्जाम्पल की, तो यह है अमेरिका। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब राज्यों का संघ है अमेरिका। यहां पर क्या हुआ है, कई राज्य, छोटे छोटे राज्य मिलकर एक केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं लगभग 50 राज्यों का संयुक्त रूप से जो नाम है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए इस व्यवस्था का एक और टर्निंग पॉइंट क्या है, यह है कि जो समझौता होता है इसमें राज्य केंद्र से अलग होने की शक्ति रखता है। शक्ति होती है, राज्य के पास केंद्र से अलग होने की शक्ति होती है। जब चाहे राज्य केंद्र से अलग हो सकता है और केंद्र उसे मना नहीं कर सकता। ये फेडरल सिस्टम की व्यवस्था होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक देश हुआ करता है, उसका नाम था यूएसएसआर। इसे हम सोवियत संघ कहते थे। आजकल देखो काफी विवाद में भी है, यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, तो अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन दोबारा से यूएसएसआर को खड़ा करना चाहते हैं। खैर वो तो अलग चीजें हैं, लेकिन हम यहां पे डिस्कस करते हैं सोवियत संघ भी क्या, सोशलिस्ट स्टेट ऑफ रशिया, यूनाइटेड सोशलिस्ट स्टेट ऑफ रशिया, यानी कम्युनिस्ट कंट्रियों का एक संघ है, उसका नाम है रशिया या सोवियत संघ। 90 के दशक में क्या हुआ, इसका विघटन हो गया था, यानी इसके जो राज्य हैं वो अलग हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो फेडरल सिस्टम में थे और उसमें कहा जाता है कि राज्य को केंद्र से अलग होने की पूरी अनुमति है। राज्य केंद्र से अलग होने की शक्ति रखता है, कभी भी अलग हो सकता है। जब इसका विघटन हुआ तो इसी वजह से यूएसएसआर अपने विघटन को नहीं रोक पाया। क्यों? क्योंकि फेडरल सिस्टम की ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ही यही है। दूसरा क्या होता है, इसकी विशेषता यह होती है केंद्र के पास अपनी शक्तियां होती हैं और राज्य के पास अपनी शक्तियां होती है। इसकी एक और विशेषता है, इस सिस्टम की विशेषता होती है इसकी सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति का पृथक्करण। सेपरेशन ऑफ पावर कहने का मतलब है कि राज्य के पास अपने क्षेत्र की शक्तियां होंगी, केंद्र के पास अपने क्षेत्र की शक्तियां होंगी। दोनों अपने अपने क्षेत्र में क्या करेंगे, शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
इतनी बात समझ में आई? नोट डाउन करो इसको। हमने फेडरल सिस्टम को समझा दिया। अब बात आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारे में क्या कहा गया? यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ है। फिर भारत में और अमेरिका में अंतर फिर कैसे आ गया? तो इस अंतर को समझिएगा। हमने इसी सिस्टम को कॉपी किया है, यानी जो राज्य हैं उन्होंने मिलकर आपस में दिल्ली यानी भारत के केंद्र का निर्माण किया है। सिस्टम यही पूरी व्यवस्था है, लेकिन बस इतना अंतर हमने किया कि हमारे और राज्य के बीच में कोई भी समझौता नहीं है। समझौता नहीं है, और जब समझौता नहीं है तो राज्य को, इसमें क्या है, राज्य को केंद्र से अलग होने की अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं दी गई है। बात समझ में आया कि सिस्टम ऐसे ही बनाया गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये भी को एकदम क्लियर है? कोई समझ? आपको बिल्कुल, आप बिल्कुल बेसिक से चलिए। मैंने कहा है कि हमारा आर्टिकल कहता है यूनियन ऑफ द स्टेट, हमने यूनियन संघ शब्द का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन व्यवस्था कैसे अपना ली? व्यवस्था अपनाई हमने फेडरल सिस्टम जैसी। जैसे कई भारतीय संघ का निर्माण कई छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर कर दिया है। अब जैसे हमारे यहाँ का नेचर अलग था, लैंग्वेज अलग, हर चीज अलग है, तो कभी भी अलगाववाद की भावना ना आए, इसीलिए हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या किया, एक उसमें जोड़ दिया एक नया शब्द, यूनियन। उन्होंने कहा कि हम फेडरल सिस्टम को अपना रहे हैं, लेकिन आप हमसे कभी भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम किसी समझौते के परिणाम नहीं है। यानी संघ का मतलब क्या हुआ? इतनी बात समझ में आगे बढ़ा जाए तो अगर संघ की बात करें बच्चा, यूनियन या संघ, संघ की बात करें तो इसका मतलब होता है भारतीय, भारत का संघ राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और जब परिणाम नहीं है तो राज्य को केंद्र से अलग होने की अनुमति नहीं है। यानी आप कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, अनुमति नहीं है। अब देखिए, एक सिस्टम से समझिए भाई, राज्य के पास क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत हमारे पास है, लेकिन हमेशा डोमिनेंट कौन होता है? राज्य होता है। हम कभी भी, जब भी हमारा संघ किसी समस्या से गुजरता है, तब हम तुरंत फेडरल सिस्टम जैसी व्यवस्था को छोड़कर यूनिटरी में चले जाते हैं, एकात्मक में चले जाते हैं, और शक्ति सारी ट्रांसफर होकर एक जगह पर आती है, केंद्र के पास। जैसे कि आपातकाल,
आपातकाल में देखिए केंद्र के पास सारी शक्तियां चली जाती है, राज्य के पास कोई शक्ति नहीं रह जाती है। तो इसीलिए इस व्यवस्था का यूनिक नाम रखा गया है संघ। लेकिन संविधान वेत्ता या संविधान के जानकार इस व्यवस्था को नाम देते हैं कि भारतीय संघ, भारत का संघ क्वासी फेडरल है, अर्ध संघात्मक है। इस व्यवस्था के लिए संविधान वेत्ता जो नाम देते हैं वो क्या देते हैं, अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल नाम देते हैं। बात समझ में आई? तो ये है आर्टिकल 1 का पहला क्लॉज, जिसमें ये बात एकदम क्लियर की गई है कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ द स्टेट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दो नाम बताए गए हैं, किस प्रकार का स्टेट है, स्ट्रक्चर है, उसके विषय में बताया गया है। यहां पर फेडरल सिस्टम आपने समझ लिया, फेडरल सिस्टम को कैसे भारत ने एक यूनियन के रूप में इस्तेमाल किया और इस्तेमाल के पीछे कारण भी है। आप ये समझिए, जब देश आजाद हुआ तो लगभग 592 से अधिक छोटी बड़ी रियासतें हैं, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग विचार, और उन सभी को एक केंद्र के नीचे एक झंडे के तले लाना आसान नहीं था। आज भी देखिए कई जगह, जैसे पंजाब ने एक अलग मूवमेंट चला दिया कि हम एक अलग देश बनेंगे, लेकिन भारत सरकार ने, क्योंकि संविधान साफ साफ कहता है कि आप कभी अलग हो नहीं सकते, हमने 12 साल तक वहां पर भारत सरकार ने सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगाए रखा, यानी राज्य की सारी पावर केंद्र के पास चली गई, लेकिन अलग नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि साफ कहा गया है कि आप अलग हो ही नहीं सकते। आपके और हमारे बीच कोई समझौता थोड़ी ना है कि जब चाहे आप समझौते से पीछे हट जाए। तो इतनी बात क्लियर हुई। इस प्रकार से आपने यूनियन शब्द का मतलब समझ लिया होगा। यूनियन शब्द का मतलब है क्वासी फेडरल व्यवस्था, संघात्मक संघी जैसी है लेकिन अलग नहीं हो सकते, इसलिए हमने इसे बना दिया है क्या, यूनियन। इतनी बात समझ में आया? आगे चला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी आर्टिकल में क्लॉज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में बताया गया है राज्य क्षेत्र के बारे में कि भारतीय राज्य क्षेत्र में कौन कौन से एरिया शामिल किए जाएंगे। तो देखते हैं, इसी का एक क्लॉज बनाया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल क्षेत्र, कौन कौन से ऐसे एरिया होंगे जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो आप देखिए, राज्य क्षेत्र का पहले मतलब समझिए। राज्य क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं टेरिटरी। टेरिटरी मतलब सीमा, और सीमा क्या है आप देखो, अगर हम भारत के मैप को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, ठीक, मान लीजिए इस तरह से भारत का मैप है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आप ये पूरी सी जो है, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये क्या है, टेरिटरी है हमारी। अब इस टेरिटरी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो यहां पर आपको दो तरह के एरिया देखने को मिलते हैं। एक क्या है, आपके पास 28 राज्य हैं, और एक क्या है, आपके पास 8 यूटी है। इस पूरे क्षेत्र में आपको दो ही चीजें देखने को मिलती है। एक मिलता है 28 राज्य और एक मिलता है 8 यूटी। तो अगर हम भारतीय राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इंडियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, और उसमें किन एरिया को शामिल किया जाएगा, तो दो ही एरिया तो हमारे पास आ रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले क्या है,
राज्यों के राज्य क्षेत्र। हर एक राज्य, 28 राज्य की अपनी सीमाएं हैं। आप देखिए संविधान के शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में क्या बताया गया है? नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स टेरिटरी। राज्यों का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, क्योंकि हर राज्य की अपनी सीमा है। तो भारतीय संघ के अंतर्गत, भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत राज्यों का राज्य क्षेत्र आएगा। कितने हैं? 28 हैं। इसके बाद भारतीय राज्य क्षेत्र में इसके अलावा भी क्या है? इसके अलावा 8 यूटी हैं। तो संघ शासित राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ शासित राज्यों के राज्य क्षेत्र। बात समझ में आई? संघ शासित राज्यों के राज्य क्षेत्र, दो चीजें, राज्यों का राज्य क्षेत्र क्योंकि 28 राज्य हैं, उसके बाद संघ शासित राज्यों के राज्य क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात यह है कि भारत के संविधान निर्माणकर्ता बहुत दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि आने वाले समय में कभी ना कभी इस क्षेत्रफल को बदला जाएगा, कुछ नए राज्य इसमें शामिल होंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक चीज का इस्तेमाल किया कि अन्य राज्य क्षेत्र या अर्जित किए गए, अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र। अब अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है? ये भविष्य की बात करता है। भविष्य का मतलब है कि जब भी भारतीय संघ अपना विस्तार करेगा तो वो क्षेत्र क्या माना जाएगा? अर्जित क्षेत्र में। अगर हम बात करें इस क्षेत्र को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो भारत सरकार किसी राज्य के साथ क्या करे? युद्ध में जीत ले। कोई ऐसा क्षेत्र, युद्ध में जीता गया क्षेत्र, हमने किसी देश के साथ युद्ध किया, हमने किसी देश के साथ युद्ध किया और युद्ध के बाद उस क्षेत्र को जीतकर भारतीय संघ का हिस्सा बना लिया, तो ऐसे क्षेत्र को अर्जित क्षेत्र कहा जाता है। फिर कब्जा किया गया क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसका कोई भी मालिक नहीं है, अगर उस पर भारत सरकार के द्वारा अधिकृत कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया, तो वो भी अर्जित क्षेत्र माना जाता है। जैसे आजादी के बाद जब भारत बना, इतना बड़ा भारत, तो एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पर किसी का अधिकार नहीं था। भारत सरकार यानी भारतीय सेना पहले पहुंची, इसलिए लक्षद्वीप हमारा हो गया, उस पर हमने एक तरह से कब्जा कर लिया था। ठीक, फिर संधि के द्वारा किसी राज्य के साथ किन्हीं बातों पर ट्रीटी हो जाए, संधि हो जाए और दोनों एग्री हो जाएं इस बात पे कि वो संघ भारत में मिलेगा, वो राज्य क्षेत्र भारत में मिल जाएगा, तो ऐसा भी क्षेत्र अर्जित क्षेत्र बोला जाएगा। इसके बाद क्या है? समझौता, समझौता किसी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र को जिसको किसी एग्रीमेंट के द्वारा भारत सरकार ने एक्वायर किया है, अर्जित किया है, उस क्षेत्र को भी इसके अंतर्गत अर्जित क्षेत्र माना जाएगा। इसके बाद क्या बेटा है? इसके बाद है कि समझौता हो गया, संधि हो गया, और आप किसी और तरीके से उसको क्या करें? किराए पे ले लें, यानी लीज पर ले लें।
खरीद लें, लीज पर ले लें, किराए पे ले लें, खरीद लें किसी भी ऐसे भूमि को, किसी भी ऐसे क्षेत्र को जिसको भारत सरकार के द्वारा या तो खरीद लिया जाए या अर्जित कर लिया जाए, ऐसे सभी क्षेत्र किस में आएंगे? आपके अधिकृत क्षेत्र में आएंगे। इस प्रकार से आर्टिकल 3 में बताया गया है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र की बात हो रही है, टेरिटरी की बात हो रही है, इस टेरिटरी में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाएंगे या एरिया शामिल किया जाएगा। पहला 28 स्टेट्स का जो टेरिटरी है, जो 28 राज्यों का राज्य क्षेत्र है, उसे शामिल करेंगे। जो 8 संघ शासित राज्यों के राज्य क्षेत्र हैं उसे शामिल करेंगे। और ऐसा क्षेत्र जो भारत सरकार के द्वारा कभी भी अर्जित किया जा सकता है, उसे भी हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से आपने आर्टिकल 1 के विषय में जाना, जो नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताता है, नाम और राज्य क्षेत्र। 2 नाम बताए, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ द स्टेट, एंड 3 प्रकार का एरिया एक्वायर एरिया है। पहला आपका टेरिटरी ऑफ द स्टेट, टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यूनियन स्टेट्स यूटी, और तीसरा है आपका एक्वायर एरिया या अधिकृत किया गया क्षेत्र। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़े। अब आगे देखिए, अगला है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2, अब तो हमने भारत के विषय में जान लिया पूरी तरीके से, कैसा भारत है, किस प्रकार से बनाया गया, कौन कौन सा क्षेत्र है, नाम वगैरह सब जान लिया। अब यहां पर राज्यों को शामिल करने की बात है, उन्हें मिलाने की और उनका गठन करने की बात है। आर्टिकल 2 जो है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट क्या है? कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन। यहां पर 2 बातें कही गई हैं, ध्यान से देखिएगा इस आर्टिकल को। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट, सॉरी, एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। एडमिशन का मतलब है प्रवेश कराना और इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है गठन करना। तो यहां अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं उनका गठन। अब यहां पर बात यह है कि प्रवेश कराना है किसका? नए राज्य का। तो देखिए, यह है भारत, ठीक। अब प्रवेश किसका होगा? प्रवेश होता है हमेशा उसका जो बाहरी होता है। मान लो कोई ए राज्य है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, भारतीय संघ का भाग नहीं है, ऐसे राज्य को भारतीय संघ का भाग बनाना है तो कैसे बनाएंगे? पहले इसको भारतीय संघ में क्या कराएंगे? पहले इसे भारत के संघ में प्रवेश कराएंगे, फिर क्या करेंगे? जब यह भारतीय संघ का हिस्सा बन जाएगा तो उसे राज्य के रूप में गठित कर देंगे। एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ही बस इतना है, किसी राज्य को, ऐसे राज्य को जो वर्तमान में
भारतीय संघ का भाग नहीं है, उसे भारतीय संघ में प्रवेश दिलाकर उसे क्या करना है, उसे एक राज्य के रूप में स्थापित करना है। ठीक, तो देखिए ये बात इसमें कही गई है। तो आर्टिकल 2 में कहा क्या गया है, क्या है, संसद। ये पावर किसके पास है, संसद को अधिकार है, अधिकार है या शक्ति है। क्या शक्ति है, नियम कानून बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश कराकर उनका गठन करे। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद के पास ये शक्ति है, केवल और केवल संसद यानी पार्लियामेंट वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ये राइट्स हैं कि वो क्या करे, वो नियम बने, जो इच्छा हो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। यानी पार्लियामेंट अपनी इच्छा के अनुसार कोई कानून बना दे, कोई नियम बना दे, और इन नियम और कानून के द्वारा भारतीय संघ में, भारत के संघ में नए राज्य का प्रवेश कराकर उसे राज्य के रूप में गठित करे। ये अनुच्छेद 2 कहता है। अब यहां का कंक्लूजन क्या निकला, किस पे लगा दोगे न भैया आर्टिकल 2, तो आर्टिकल 2 किस पे लगाएंगे, ये जो है अनुच्छेद 2 जो है, अगर हम बात करें तो उन राज्यों पर लागू होगा, उन राज्यों पर लागू होगा जो वर्तमान में भारत संघ का भाग नहीं है। जब भारतीय संघ का भाग नहीं है तभी तो उनका प्रवेश दिलाया जाएगा भारतीय संघ में, फिर राज्य के रूप में स्थापित कर देंगे। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, सिक्किम। आपको पता है सिक्किम एक ऐसा राज्य था जो एक अलग देश के रूप में स्थापित था। 1975 में हमने इसे क्या किया, भारतीय संघ का एक भाग बनाकर राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। सिक्किम एक अलग देश है, वहाँ का मोनार्की चलती, मोनार्की मतलब राजतंत्र चलता है, और चोंग्याल वंश, वहाँ का जो डायनेस्टी है उसका नाम है चोंग्याल, चोंग्याल वंश का शासन था। भारत सरकार और उस वंश के बीच में बातचीत हुई, उन्होंने भारतीय संघ में मिलने की इच्छा जाहिर की और भारत सरकार के द्वारा उन्हें भारत में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आर्टिकल 2 साफ साफ कहता है प्रवेश और गठन। प्रवेश और गठन का मतलब है, प्रवेश मतलब एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट। एडमिशन बच्चा उसी का तो होता है जो बाहरी व्यक्ति होता है, एडमिशन लेने के बाद तो वो हमारा हो जाता है। तो उस राज्य को भारतीय संघ में एडमिट करेंगे, एडमिशन देंगे जो बाहरी है, पहले एडमिशन देकर भारतीय संघ का हिस्सा बनाएंगे, फिर अपनी सुविधा के अनुसार उसे राज्य के रूप में स्थापित कर देंगे, जैसे कि सिक्किम। चलिए ये समझ में आया, नोट डाउन करिए इसको।
हुई। अब हम बात करते हैं अगले अपने आर्टिकल पर। आर्टिकल 3 की बात करते हैं। अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 3। अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 देखिए, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्य का निर्माण करना है और एवं वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 ये कहता है साफ साफ कि नए राज्य का निर्माण किया जाए और जो वर्तमान राज्य हमारे पास मौजूद हैं उन राज्यों के नाम और सीमाओं में क्या करें? परिवर्तन करें। तो इन्होंने कहा निर्माण, बेटा निर्माण किसका करोगे? निर्माण करने के लिए आपके पास सभी चीजें पहले से उपलब्ध होंगी तभी तो आप निर्माण करोगे। तो कहने की बात बस इतनी सी है कि अनुच्छेद 3 उन राज्यों पर लागू होगा जो राज्य वर्तमान में हमारे पास मौजूद है। उन्हीं में से किसी को हम विभाजित कर देंगे, किसी को हम मिला देंगे और नए राज्य का निर्माण कर देंगे। तो बात यहां पर क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा कि उत्तर प्रदेश जो है वहां पर विधानसभा के अंदर एक बिल आया था, 2011 की बात है ये। उस बिल में उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करने का प्रोविजन था और वो बिल विधानसभा से पारित कर दिया गया, लेकिन वो कभी लागू नहीं हुआ क्योंकि वो गैर संवैधानिक है। क्योंकि राज्य के पास अपने राज्य को विभाजित करने की कोई शक्ति है ही नहीं, संविधान ही नहीं कहता उसको। फिर भी बहुमत की मेजॉरिटी में सरकार थी, उन्होंने कर दिया, लेकिन वो गैर संवैधानिक था। क्यों गैर संवैधानिक था? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद केवल और केवल ये शक्ति किसको दी गई है? संसद को। संसद को क्या है? शक्ति है संसद को क्या है? शक्ति है, अधिकार है, क्या है? नए राज्य का निर्माण एवं नाम तथा सीमा में परिवर्तन। ठीक, संसद के पास ये केवल और केवल संसद के पास ये अधिकार एवं शक्ति है कि वो नए राज्यों का निर्माण करे और राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन करे। जब साफ साफ अनुच्छेद 3 कह रहा है कि संसद के पास है तो राज्य के पास तो कोई राइट्स ही नहीं आता है ना। तो अगर विधानसभा से पारित भी कर देते हैं तो गैर संवैधानिक हो गया, ठीक, संविधान के विपरीत हो गया। अब देखिए, तो ये नए राज्य बनेंगे कैसे? अगर हम बात करें तो नए राज्य का निर्माण कैसे होगा? नया राज्य का निर्माण कैसे होगा? विभाजित करके।
पहला है विभाजित करके। कैसे विभाजित करके? मान लो एग्जाम्पल के लिए एक ये ए राज्य है, ये एक ए राज्य है, भारत सरकार ने इसका विभाजन करके इसमें एक सी और एक बी, दो राज्य बना दिए। एक कोई राज्य था ए, इसको विभाजित करके दो राज्य बना दिए, एक का नाम सी रख दिया, एक का नाम बी रख दिया। बहुत से राज्य हमारे इसके द्वारा बने हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरांचल या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बहुत से राज्य। वर्तमान की अगर हम बात करें तो एक राज्य हुआ करता, उसका नाम है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इसके द्वारा क्या किया गया, जो जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर राज्य है, इसे विभाजित करके दो यूटी में बना दिया गया, दो राज्यों में बना दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो हम किसी राज्य को, यानी भारत सरकार किसी राज्य को विभाजित करके भी नए राज्य बना सकती है। ये बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, अभी करंट का एग्जाम्पल, 2019 में जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था और उस राज्य को क्या किया गया है, उस राज्य को विभाजित कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है हमारी? दो यूटी बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर यूटी बनाया गया, एक लद्दाख यूटी बनाया गया। यानी कहने का मतलब है संसद किसी राज्य को विभाजित करके नए राज्य बना सकती है। इसके अलावा देखिए क्या है, इतनी बात समझ में आई? नोट डाउन कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे देखें, आगे देखते हैं फिर अब दूसरा कैसे राज्य बनाएंगे। आगे राज्य है, राज्यों को संयुक्त करके। जैसे मान लो एक राज्य ए है, एक राज्य बी है, इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल राज्य बना दिया गया सी। जब दो अलग अलग या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई एक राज्य बना दिया जाए या एक से अधिक राज्य बना दिया, मिलाकर, तोड़कर नहीं, मिलाकर, तो तब भी नया राज्य बनेगा। जैसे 2019 में क्या किया गया, दादर नागर हवेली और हवेली, दमन और दीव, ये संघ शासित राज्य थे। संघ शासित राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया, एक संघ शासित राज्य यानी यूटी बनाया गया। पहले ये अलग अलग यूटीज हुआ करते थे, बाद में क्या किया, इन सभी यूटी को, इन सभी संघ शासित राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया। अगला देखिए क्या है भाई, जब नाम दो तरह, एक तो मिला दो, तोड़ दो, या तो मिला दो। आगे देखिए क्या है, आगे है नाम में परिवर्तन। नाम में परिवर्तन, जैसे संसद के पास ये अधिकार, वो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। राज्य रिक्वेस्ट भी कर सकता है, लेकिन बदलेगी संसद ही। जैसे वर्तमान में केरल की विधानसभा ने, केरल के विधानमंडल ने एक बिल पारित किया। उस बिल में उन्होंने भारत सरकार यानी संसद से रिक्वेस्ट की है कि उसका नाम
केरल से बदल के केरलम कर देना चाहिए। ठीक, तो बहुत से नाम बदले गए, जैसे फॉर एग्जांपल उड़ीसा, इसका नाम क्या है? ओडिशा। जैसे पांडुचेरी, इसका नाम क्या कर दिया गया? पुदुचेरी। जैसे उत्तरांचल, इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। ऐसे बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी, बहुत से नाम मिल जाएंगे, उन नामों को बदला गया है। और ये पावर किसके पास है? ये पावर भारत सरकार यानी संसद के पास है। सरकार, संसद के पास है। संसद जब चाहे एक विधेयक या बिल लाकर इस चीज को कर सकती है। अगला इसी में क्या है? राज्य की सीमाओं और क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल में परिवर्तन। संसद जब चाहे किसी राज्य की सीमा को बदल सकती है, जब चाहे राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती, ये उसका अधिकार। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्य भी बनते हैं, उनके नाम भी बदलते हैं, और क्या होता है, उनका क्षेत्रफल भी बदल जाता है। लेकिन ये काम होता कैसे है? इस काम के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये काम बच्चा होगा कैसे? एक बिल आता है जिसे कहा जाता है, आप ध्यान से इस चीज को समझिएगा। मैंने बताया कि यह काम किसका है? यह काम संसद का है। एक बिल आता है जिसे कहा जाता है राज्य पुनर्गठन विधेयक। ठीक, अब ये विधेयक कहां आएगा? ये विधेयक आता है संसद में। ये विधेयक संसद में हमारे पास 2 सदन होते हैं। एक है सदन 1 और एक है सदन 2। ठीक, अब जब भी ये बिल किसी भी संसद में आएगा, तो संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ये बिल संसद के सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यानी जब भी कोई नए राज्य से संबंधित बिल है, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में नहीं आ सकता। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, इसका दूसरा पहलू भी क्या है। राष्ट्रपति इस विधेयक को भेजता है। सेंड करेगा कहां? राज्य विधान मंडल को। जिस भी राज्य से संबंधित ये विधेयक है, उस विधेयक को उस राज्य के विधान मंडल को भेजेगा, और राज्य विधान मंडल क्या करेगा? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय में अपना मत देगा। इस विधेयक पर उस राज्य विधान मंडल का अपना क्या विचार है, अपना मत देगा।
अपना मत देगा। लेकिन ये जो मत है इसे मानने के लिए, इस मत को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यानी जो भी राज्य कहे, जैसा भी मत दे, उस मत को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। आप हां कहें या ना कहें, आपके मर्जी, सिर्फ राष्ट्रपति सुन सकता, माने या ना माने ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो राज्य के द्वारा रिकमेंड किए गए या उससे रिक्वेस्ट की गई या विचार दिया गया उसे माने या ना माने। ठीक, एक ये पहलू है। अब वापस यहां पर आते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है सदन में। जिस भी सदन में ये बिल लाया जाता है वो हमारा पहला सदन हो जाएगा। अगर आपने माना है कि ये बिल लोकसभा में आया है तो दूसरा सदन क्या हो जाएगा? राज्यसभा। और अगर आपने माना है कि ये बिल राज्यसभा में आया है तो दूसरा सदन क्या हो जाएगा? लोकसभा। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब देखिए, सदन से जब भी कोई बिल पारित होता है वो मेजॉरिटी में होता है। दो तरह की मेजॉरिटी है, एक है सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत, और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। तो इस विधेयक को, राज्य पुनर्गठन विधेयक को कैसे पारित किया जाता है? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जितने सदस्य हैं उनका आधे से एक ज्यादा 1/2 + 1 का मेजॉरिटी होना चाहिए। और फिर ये दूसरे सदन में जाएगा, यहां से पारित होगा, साधारण बहुमत से यहां से भी पारित होगा, देन राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? अपनी बेटा अनुमति देगा। क्यों देगा अनुमति? क्योंकि अनुमति देगा क्योंकि पहले उससे पूर्व अनुमति दे चुका है तो वो अनुमति देता है। राष्ट्रपति क्या करेगा? अनुमति देगा और ये क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। क्या कहेंगे इसको? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, एक्ट बन जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया चलती है कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, देन राष्ट्रपति के पास जाता है और बिल पर राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर करके उसे एक एक्ट का रूप दे देता है, अधिनियम का रूप देता है। लेकिन राष्ट्रपति ये भी करता है कि इस बिल को, इस विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल के पास भी भेजता है कि जानने के लिए कि आपका विचार क्या है, और उसे एक टाइम पीरियड देता है, जो टाइम पीरियड राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और उस राज्य विधानमंडल को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही अपना विचार देना होता है। लेकिन विचार चाहे जो हो, हाँ में हो या ना में हो, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए मजबूर नहीं है। वो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो इस प्रकार से भाग 1 के हमने आज 3 आर्टिकल पढ़े, पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा और तीसरा पढ़ा। इस भाग में आर्टिकल 3 से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जब से जम्मू कश्मीर एक यूटी बना तब से कई परीक्षाओं में लगातार किसी ना किसी रूप में अनुच्छेद 3 से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।